तो दोस्तों एक्सेस स्मॉल कैप फंड पे काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं। क्या करना चाहिए, इसमें से निकल जाना चाहिए, कैसी परफॉर्मेंस है, बहुत अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, क्या हाल है, सारी चीजें हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्सेस स्मॉल कैप फंड की हम कुछ बेसिक डिटेल्स पे बात कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशो काफी लिमिटेड है, 0.55%। फंड का साइज जो है वो 24,000 करोड़ से ज्यादा का अभी इस वक्त हो चुका है। और अगर हम एलोकेशन की बात करें तो स्मॉल कैप कंपनीज में 65%, मिड कैप कंपनीज में 20% और लार्ज कैप कंपनीज में 3.67% के आसपास पैसा इस फंड ने लगाया हुआ है। और अगर आप कंपनीज देखेंगे तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन नजर आती है। 122 के आसपास कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में है। तो वही चीज आपको देखने को मिलेगी। टॉप 10 कंपनीज में 23% पैसा, टॉप 3 कंपनीज में 10% पैसा। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, सर्विस, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मेजर पैसा ये लगा रहा है। तो सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन कम नजर आएगा। टॉप 5 सेक्टर्स में मेजर पैसा है, जिसमें से 50% के आसपास पैसा इसने टॉप 5 सेक्टर में लगाया हुआ। तो सेक्टर फोकस होकर ये फंड जो है भी इस वक्त चल रहा है। इसमें से कुछ कंपनीज अगर देखें तो ब्लू स्टार, केन्स टेक्नोलॉजी, ब्रिगेड एंटरप्राइज, किम्स, इसके बाद चोलामंडलम, और इसमें से काफ़ी सारी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी जो ये काफ़ी लंबे टाइम से अपनी इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में करते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ नई कंपनीज भी ऐड की हैं, एफएल इंडिया, अनंतराज जैसी इसने अभी अपने पोर्टफोलियो में। अब अगर हम बात करते हैं इस फंड की और डिटेल्स के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी लगभग 12.3 के आसपास है, जो कि काफ़ी लो स्टैंडर्ड डेविएशन मानी जा सकती है। यानी कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ये फंड नहीं रहता है। तो कंपैरेटिवली लोअर वॉलेटिलिटी इस फंड में रहती है। बीटा रेशो भी इसकी यही यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। और शार्प रेशो जो कि ये बताती है कि एक फंड कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे रहा है, वो 1.03 के आसपास है। तो यानी कि जो अमाउंट ऑफ रिस्क ये फंड अपने पोर्टफोलियो में ले रहा है, उसके हिसाब से ये रिटर्न्स अभी भी अच्छी जनरेट करके देता है। फंड के मैनेजर्स की स्टेबिलिटी और अगर अदर डिटेल्स पे हम यहाँ पर बात करें तो एक बारी अगर हम फंड की डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं तो आपको एक चीज यहाँ पर देखने को मिलती है इस फंड में कि कंसिस्टेंसी काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम यहाँ पर डिटेल्स कुछ देख लेते हैं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे फंड मैनेजर्स की बात करें तो आपने पहले यहाँ पर देखा था अनुपम तिवारी जी इस फंड के साथ काफी लंबे टाइम तक जुड़े हुए थे और कुछ टाइम पहले ये यहाँ से निकल गए थे। उसके बाद श्रेयस देवलकर जी ने इस फंड को मैनेज करना शुरू किया था। और अभी अगर हम प्रेजेंटली देखते हैं तो रिसेंटली श्रेयस देवलकर जी ने भी इस फंड को से अभी निकल चुके हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर इस वक्त अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इस फंड में थोड़े से चेंजेस ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले इतने चेंजेस नहीं देखने को मिलते थे क्योंकि सेम फंड मैनेजर काफी लंबे टाइम से 2016 से लगभग 2023 तक जुड़े हुए थे इस फंड के साथ, तो कंसिस्टेंसी थी। लेकिन अभी नए 3 फंड मैनेजर 2024 से 2023 से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। ये लगभग 1-1.5 साल से यहाँ पर इस फंड के साथ ये फंड मैनेजर जुड़े हुए हैं। बीच में श्रेयस देवलकर जी भी इस फंड के साथ जुड़े थे। तो चेंजेस अभी यहाँ पर थोड़े से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं उम्मीद से। अब उम्मीद यही है कि यहाँ से थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आए कि सेम फंड मैनेजर्स फंड को लंबे टाइम तक एक साथ लेकर जाएं। हालांकि बहुत ज्यादा इनकी स्ट्रेटेजी में चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं फंड के साइज के साथ हिसाब से और फंड के जो चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से। अगर हम यहाँ पर इनकी कुछ कंपनीज की डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेजरली जो कंपनीज हैं वो 2017, 2019, 2020 से यहाँ पर एंट्री है। तो नए फंड मैनेजर्स ने आके बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस इनके पोर्टफोलियो में नहीं किए हैं, वो एक अच्छी बात है। तो आप देखेंगे ब्लू स्टार, केन्स टेक्नोलॉजी, ये जितनी भी टॉप 10 में कंपनीज आपको दिख रही हैं ये 2020, 21, 19, कुछ कंपनी 17 में भी परचेज की हुई है फंड ने। तो फंड की जो स्ट्रेटेजी है वो सिमिलर काफी लंबे टाइम से आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर रिटर्न्स की बात आती है तो देखिए मैंने हमेशा से एक चीज यहाँ पर मानी है ऐसे फंड्स के लिए कि ऐसे फंड्स जो हैं एक्सेस स्मॉल कैप फंड्स जैसे जो फंड्स हैं ये खराब मार्केट में अच्छा परफॉर्म करते हैं और ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। 6 महीने में अगर आप देखें नील रिटर्न इस फंड ने दिया है। कैटेगरी एवरेज ने -4% की रिटर्न्स दी थी और ये अपनी कैटेगरी में 3rd पोजीशन पे इस वक्त फंड चल रहा है। यानी कि पिछले 6 महीने से जब मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है तो ये फंड आपके पोर्टफोलियो को बचाकर रख पा रहा है।
3 महीने, 1 साल, ये 1 महीने में अगर आप देखेंगे तो बेटर परफॉर्मेंस है। इवन अगर आप 1 साल में भी देखेंगे तो फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज से बेटर परफॉर्म करके यहाँ पर दिया है। तो ऐसे फंड्स वही पोर्टफोलियो को संभाल के रखने वाले फंड्स होते हैं। स्मॉल कैप फंड्स में कम रिस्क लेने वाले फंड्स में से कुछ फंड्स होते हैं। हालांकि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो 10 साल में लगभग 20% की रिटर्न दी है, वहां पर भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है, कैटेगरी एवरेज से भी अच्छी रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर पा रहा है। 2 साल में देखें तो 26% की रिटर्न है, 3 साल में 18% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने दिया। बात आती है रोलिंग रिटर्न पीरियड में कैसी रिटर्न्स ये दे रहा है, तो पिछले 3 साल की रोलिंग रिटर्न्स की हम रिटर्न्स यहाँ पर इसकी कंपेयर करते हैं तो देखिए कुछ खास रिटर्न्स नहीं रही है। अगर आप देखेंगे 2020 से मैंने यहाँ पर परफॉर्मेंस लिया, एक बार इसको हम थोड़ा सा और पीछे करके देख लेते हैं तो लगभग 2015 से एक बार हम देख लेते हैं, बेटर एक आइडिया मिल पाएगा। तो 2015 से अगर हम इस रिटर्न्स की इस फंड की परफॉर्मेंस यहाँ पर चेक करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि ये फंड शुरू में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स हुआ करता था। 2016 से 2019 की मार्केट की पीरियड में देखेंगे तो ये फंड 10% की रिटर्न दे रहा था, जब दूसरा जो इसका इंडेक्स था वो नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा था। फिर यहां पर भी आप देखेंगे 16-17% ज्यादा रिटर्न ये अपने इंडेक्स से दे रहा था और लगातार ये अंडर परफॉर्म ओवर परफॉर्म करते आया अपने इंडेक्स को। अगर आप देखेंगे यहाँ तक, यानी कि 2019 से 2022 तक, आई थिंक ये वो पीरियड रहा जब एलिगेशंस इसके ऊपर लगने लगे, फ्रंट रनिंग के स्कैम हुए, तो उसके बाद से परफॉर्मेंस खराब होती हुई चली गई इस फंड की। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2019-22 तक ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर भी फेब 2020 से लेकर 2023 तक भी अगर आप देख रहे हैं 3 साल में, तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आराम से बीट कर पा रहा था। लेकिन यहां से फिर धीरे धीरे ये फंड अंडर परफॉर्म करने लगा। बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास की रिटर्न से यहाँ पर भी अगर हम देख रहे हैं जुलाई 2020 से जुलाई 2023 के पीरियड में, तो यहाँ पर बेंचमार्क इंडेक्स से स्लाइटली बेटर रिटर्न ये फंड जनरेट कर पा रहा है। थोड़ा और आगे चल के देखते हैं तो यहाँ पर ये फंड थोड़ा सा अपने बेंचमार्क इंडेक्स से खराब हुआ सितंबर 20 से सितंबर 23 के 3 साल के पीरियड में। 1 साल आगे चलते हैं लगभग, तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी रिटर्न्स जनरेट करने में सक्सेसफुल हो पाया। मार्च 21 से मार्च 24 की 3 साल की रूलिंग रिटर्न्स में इस फंड ने 26.58% की रिटर्न दी और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी लगभग वैसी ही रिटर्न्स दी। अब अगर हम और 1 साल आगे चलते हैं, 2022 के फेज में आ जाते हैं, तो 2022 के फेज में अगर आप देखेंगे तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से स्लाइटली खराब रिटर्न्स देते हुए नजर आया। नवंबर 21 से नवंबर 24 तक देखेंगे तो इस फंड ने 20% की रिटर्न दी, इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 21% के आसपास की रिटर्न दी। और अगर हम अभी का हाल देखते हैं, अभी रिसेंट टाइम्स का हाल देखते हैं, तो यहां पर ये फंड फिर से अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर, स्लाइटली बेटर रिटर्न्स आपको जनरेट करके देते हुए नजर आ रहा है। यानी कि जनवरी 22 से जनवरी 25 की अगर हम पिछले 3 साल के फेज में देख रहे हैं तो भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए मेरे पास कमेंट सेक्शन में काफी सारे लोगों के सवाल आते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड को लेकर। काफी सारे लोग नेगेटिव भी बात करते हैं कि फंड ने रिटर्न्स जनरेट नहीं की, वो क्वांट स्मॉल कैप वाली बात नहीं है, वो निपन इंडिया स्मॉल कैप वाली बात नहीं है। तो देखिए हर फंड का अपना अलग तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। कुछ स्मॉल कैप फंड्स बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड है, निपन इंडिया, बंधन स्मॉल कैप फंड्स, ये फंड्स ज्यादा रिस्क लेते हैं। और कभी कभी ऐसे फंड्स में जब मार्केट में क्रैश आता है या गिरावट देखने को मिलती है, ज्यादा गिरावट आपको बेंचमार्क से देखने को मिलती है। हालांकि अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप जैसे फंड को चूज करते हैं तो यहां पर जब मार्केट में डाउनफॉल आता है, बहुत टाइम से ये चीज देखने को मिली है, तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर परफॉर्म कर पाता है। जहां मार्केट में 6 महीने में खराब रिटर्न्स रही, 5-7% की नेगेटिव रिटर्न्स इंडेक्स पे रही, इस फंड ने नील रिटर्न्स यानी कि बेटर रिटर्न्स अपने इंडेक्स से जनरेट करके दी है। और ये फंड्स यही काम करते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में भी सिमिलर चीज आपको बोली थी। तो ये फंड्स आपके पोर्टफोलियो को डाउनसाइड प्रोटेक्शन जरूर प्रोवाइड करके देते हैं। हो सकता है कि बहुत ज्यादा रिटर्न्स जनरेट ना करें, लेकिन खराब मार्केट में एक आपको बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन देते हैं। तो आपको डिपेंड करता है कि आपका रिस्क कैसा है, तो आपको इन्वेस्ट करना है इस फंड में। अब पिछले 3 साल में ये फंड अभी भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है, ये एक काफी अच्छी बात है। तो ये फंड काफी अच्छा लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करने वाला फंड रहा है आज तक। और थोड़ा सा डाउनसाइड प्रोटेक्शन अगर आप देख रहे हैं किसी फंड में, तो इस फंड को चूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा हाई रिस्क लेने वाले फंड में, जिसमें बहुत तगड़ी रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये फंड शायद वो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो
पूरी ना कर पाए, तो उन इन्वेस्टर्स के लिए फंड नहीं बना है। डिपेंड करता है आपका ओवरऑल रिस्क कैसा है, आप किस टाइप के फंड्स को चूज कर रहे हैं, उस हिसाब से अपने फंड्स का चुनाव करें। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।